Good morning viewers. I hope you all are benefiting from my video. So welcome back to my class syllabus guidance. Today's our topic is adsorptions means अधिशोषण. हमने अवशोषण के बारे में एब्जॉर्प्शंस के बारे में पढ़ा है. हम आज पढ़ेंगे एडजॉर्प्शंस मीन्स अधिशोषण. ये एडजॉर्प्शंस क्या होता है? ये एक किसी भी सब्सटेंस का सरफेस इवेंट है, यानी उसकी ऊपरी पृष्ठ की घटना है ना. इसमें 3 वर्ड्स होते हैं. एक होता है एडजॉर्प्शंस, जिसको हिंदी में बताया जाता है अधिशोषण, नॉट अवशोषण, अधिशोषण. एक होता है अधिशोषक और एक होता है अधिशोष्य. मतलब ये जो घटना होगा उस घटना को हम बोलेंगे अधिशोषण, और जो पदार्थ जिस पदार्थ के सरफेस पे घटना होगा, यानी जो उस पदार्थ को शोषण करेगा उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और जो पदार्थ उसमें जाके चिपकेगा यानी सूखेगा वो हो जाएगा आपका एडजॉर्बेबल यानी अधिशोष्य. तो चलिए अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं. चलिए डेफिनेशन किसको बोलेंगे? देखिए मैंने डेफिनेशन बनाया है. किसी भी ठोस या द्रव पदार्थ के सरफेस पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना तथा उस पर अस्थायी रूप से जुड़ जाने की घटना को अधिशोषण कहते हैं. कोई भी ठोस पदार्थ हो सकता है, कोई भी द्रव पदार्थ हो सकता है ना. जब उस ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ के ऊपरी पृष्ठ पर किसी अन्य अणुओं के द्वारा आकर्षित होकर अस्थायी रूप से जम जाना या चिपक जाना या जुड़ जाना, उसको हम बोलेंगे अधिशोषण. ठीक है, ये जो घटना है. अच्छा, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. मान लीजिए कोई भी जेल, हम लोग अपना बालों में हेयर जेल लगाते हैं, तो हमने सिलिका जेल का एग्जाम्पल लिया है. सिलिका जेल द्वारा किसका अवशोषण? जल वाष्पों का अधिशोषण. इसमें अवशोषण नहीं होता, अधिशोषण होता है, यानी ये ऊपरी पृष्ठ पर ही आके चिपकता है. और अवशोषण में क्या होता है? जैसे हम लोग एक चौक को यदि हम स्याही में या आल्ता में डुबोते हैं तो वो आल्ता क्या करते हैं? चौक के अंदरून तक, माने अंदरून में जो भी अणुपरमाणु है वहाँ तक वो चिपक जाता है या घुस जाता है. लेकिन ये जो एडजॉर्प्शन की घटना होती है सिर्फ इसकी ऊपरी पृष्ठ पर ही आकर्षण के कारण जुड़ते हैं, अंदर में इसका कोई रोल नहीं रहता है. तो सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण, या फिर इससे पहले हमने जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाई थी उसमें मैं बताई थी प्लैटिनम ब्लैक का एक प्लेट होता है जिसको जो कि हाइड्रोजन गैस को अधिशोषण करते हैं, है ना. वो एक एग्जाम्पल हो गया. या फिर जो चारकोल है, चारकोल 2 प्रकार के होते हैं. एक एनिमल चारकोल, जंतु चारकोल, और एक होता है प्लांट चारकोल. उसमें ना जैसे हम लोग कोयला को भी जला सकते हैं, लकड़ी को भी जलाते हैं, तो लकड़ी देखिए जब ऊपर का काला काला हो जाता है लेकिन पूरी तरह से राख नहीं बनता है, उसको हम बोलते हैं चारकोल. तो चारकोल के द्वारा कोई भी गैस का जो अधिशोषण होगा ये होगा उसकी उदाहरण, है ना. इसमें क्या होता है? सिलिका जेल अधिशोषक होता है, यानी सिलिका जेल उसको खींच रहा है आकर्षण के कारण, और जो वाष्प होगा वो होगा अधिशोष्य यानी एब्जॉर्बेंट. ठीक है, और ये जो घटना होती है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन. ठीक है, तो 3 चीज, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शंस और हो गया एडजॉर्बेबल, यानी जो घटना होगा आकर्षण के कारण चिपकने की वो हो जाएगा एडजॉर्प्शंस. जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को आकर्षित करेगा वो हो जाएगा एडजॉर्बेंट, और जिस पदार्थ के सरफेस पर आके दूसरा पदार्थ जुड़ेगा उस दूसरे पदार्थ को हम बोलेंगे अधिशोष्य यानी एडजॉर्बेबल. ये देखिए ये तीनों चीज को हमने बता दिए हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए. ठीक, अच्छा चलिए अब हम लोग
तो ये जो इसको हमने बता दिया। अब हम लोग देखते हैं ये जो अधिशोषण है ये फिर आपका दो प्रकार के होती है। एक हो गया भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक का मतलब आप लोग समझते ही हैं, जो कुछ देर के लिए होता है यानी वो उत्क्रमणीय होती है। और जो रासायनिक होती है उसमें क्रिया करके होता है, तो क्रिया के फलस्वरूप वो फिर वापस पहली अवस्था में नहीं होता है। ये तो एक सामान्य सी बात है। तो चलिए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो जो भौतिक अधिशोषण होगा इसमें जो अधिशोष्य होगा है ना एवं जो अधिशोषक होगा दोनों के बीच में कमजोर बॉन्ड रहता है, यानी वीक वंडरवॉल्स, यानी दुर्बल वंडरवॉल्स बल के कारण वो आकर्षित होते हैं, जिसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होते हैं वो एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तो प्रबल आकर्षण बल के कारण प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है भौतिक अधिशोषण की ऊष्मा और उसका जो मान होता है, उसकी जो ताप होती है भौतिक अधिशोषण में, उसका ताप जो होगा यानी ऊष्मा का मान जो होगा वो कम होता है। कितनी होती है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल इनवर्स। ठीक है। और जो रासायनिक अधिशोषण होगा उसका ताप ज़्यादा होगा, उसके ऊष्मा का मान ज़्यादा होगा, वो 40 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल इनवर्स होता है। तो यानी जहाँ भौतिक अधिशोषण के ताप खत्म होता है उसके बाद से रासायनिक अधिशोषण की ताप शुरू होती है। अब भौतिक अधिशोषण में क्या है? उत्क्रमणीय होता है, यानी उन दोनों को हम लोग अलग कर सकते हैं। अधिशोषक और अधिशोष्य को हम लोग एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेबल को अलग कर सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होगा उन दोनों को अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि मुश्किल इस दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर लगता है, बहुत कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाना पड़ता है, तब जाके वो अलग होते हैं। इसलिए उसको अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया बताया गया है, प्रक्रम बताया गया है। और जो भौतिक अधिशोषण होती है उसकी प्रकृति का विशिष्ट कोई प्रकृति का नहीं होता है, लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होते हैं वो एक विशिष्ट प्रकृति का हो जाता है, क्योंकि दोनों जुड़ेगा तो उसका एक अलग ही नेचर हो गया है ना। ठीक। और उसमें और भी है, इसमें जो भौतिक अधिशोषण होती है उसमें बहुपरतीय अधिशोषण होता है या बहुआणविक स्तर बनाते हैं, मतलब एक के बाद एक लेयर बनते जाता है। जबकि जो केमिकल अधिशोषण होता है उसमें केवल एक ही लेयर बनता है और एक आणविक स्तर बनाता है। अच्छा, जो भौतिक होता है वो कम ताप पर भी कंप्लीट हो जाता है इसका, और जो रासायनिक अधिशोषण होता है ये अधिक उच्च ताप पर संपन्न होता है। और जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो वृद्धि के साथ साथ पहले ये क्या होता है, ये जो घटना होती है पहले बढ़ता है फिर वो घटने लगता है, मतलब पहले चिपकने या जुड़ने की घटना बढ़ता है फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों कम होता है? जैसे मान लीजिए ये एक लेयर है ना, इस लेयर में आके ये चिपक रहा है, यानी इसकी जो आकर्षण क्या हो रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो इसके ऊपर ये लेयर हो जाने के कारण इसकी आकर्षण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए वो एक ही परत में होता है। तो पहले वो तेज़ी से होता है फिर धीरे धीरे घटने लगता है, फिर बंद हो जाता है। और जो भौतिक अधिशोषण होता है उसका यदि प्रेशर बढ़ाया जाए तो पहले वो बढ़ता है फिर कुछ समय के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी स्थिर हो जाता है। और जो रासायनिक अधिशोषण है इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, और जो भौतिक अधिशोषण होता है ये शीघ्रतापूर्वक द्रवित होने वाली गैस है, यानी वो तुरंत ही लिक्विड होने वाला गैस है, अधिक मात्रा में वो अधिशोषित होती है। और जो रासायनिक अधिशोषण है उसमें द्रवीकरण की सुगमता का अधिशोषण की मात्रा में कोई संबंध नहीं होता।
ठीक। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट है, यदि आप चाहें तो ऐसे पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी 5 पॉइंट लिखेंगे। ये एग्ज़ाम में आता है, आप लिख के रखिए, इस बार एग्ज़ाम में आ सकता है। आप कोई भी 5 पॉइंट लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो हमने इतने सारे पॉइंट बताए, आपको जो ईजी लगे आप उतना को याद कर लीजिए नोट्स बना करके, ठीक। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो हमने अधिशोषण के बारे में पढ़ा है ना, तो इसका हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, अधिशोषण का एप्लीकेशन कहाँ होता है उसके बारे में हम आप पढ़ते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो पहला उपयोग हो गया उसका गैस मास्क बनाने में। आजकल हम लोग कोरोना के कारण सब कोई मास्क बनाते हैं, और ये है गैस मास्क। इसमें क्या होता है कि ये जो मास्क है, सभी प्रकार के गैस मास्क में सक्रिय चारकोल या सिलिका जेल भरा होता है। क्या भरा होता है? या तो चारकोल भरा होगा या सिलिका जेल भरा होगा। तो सिलिका जेल या चारकोल क्या करते हैं, वायु में जो भी वायु में से विषैली गैसों को, कौन सा विषैली गैस, H2S, मेथेन, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसों को वो सोख लेता है, जिससे कि हमारे जब नाक से या मास्क के अंदर से जब हम सांस लेते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। दूसरा हो गया उच्च कोटि की निर्वात उत्पन्न करने में। आप कोई सब जानते हो निर्वात किसको बोलते हैं, जहाँ कोई भी पदार्थ नहीं होता। जैसा हम बोलते हैं ना, हमारे घरों में हमारे क्लासरूम में बेंच है, टेबल है, हम लोग है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, लेकिन इसके अलावा भी और क्या है, हवा है ना। तो जहाँ पे वो हवा भी नहीं होता उसको आप कहते हैं निर्वात। तो जिस पात्र में निर्वात चाहिए उसे निर्वात पाम से जोड़ करके जितनी खाली रिक्तता मतलब खाली करना संभव हो उसको खाली प्राप्त कर ली जाती है। इसके बाद उसमें कम ताप पर ठंडा किया गया चारकोल डाल देते हैं। जो पात्र में क्या करते हैं, जो थोड़ा बहुत भी वायु बचा रहता है, नमी बचा रहता है, धूल के कण बचा रहता है, वो उसको अधिशोषण कर लेता है। और इस तरह से किसी भी पात्र को पूरी तरह से निर्वात उत्पन्न कर सकते, यानी पूरी तरह से उसको वायु मुक्त, धूल मुक्त, गंदगी मुक्त या गैस मुक्त कर सकते हैं। हो गया। थर्ड पॉइंट इज नमी को दूर करने में। तो सिलिका जेल, चूँकि अभी हमने 2-3 बार बताया, सिलिका जेल जल वाष्पों को आकर्षित करता है यानी अधिशोषण करता है। तो इसी तरह से सिलिका जेल हो गया, एल्युमिनियम जेल हो गया, ऐसे कुछ यौगिक होता है जो जल वाष्पों को अधिशोषित करने का गुण रखते हैं, है ना। अतः इनका उपयोग वायुमंडल में वातावरण के नमी को दूर करने में तथा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की नमी रहित करने रखने में तथा उसकी जो मॉइस्चर है, आर्द्रता को नियमित करने के लिए किया जाता है ना। देखेंगे बरसात के सीज़न में हमारे घरों में भी नमी आ जाता है, वो तो हमारा सहन हो जाता है, लेकिन यदि उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो उसमें भी देखिएगा अपने आप उसमें थोड़ा सा करंट आ जाता है, जिसको हम छूने से झटका लगता है, हमारे कभी कभी दीवारों में भी हो जाता है ना। तो उस नमी को दूर करने के लिए भी ये अधिशोषण का उपयोग होता है। फिर हो गया कठोर जल के मृदु बनाने में, सॉफ्ट नेट, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में। तो हार्ड वाटर क्या होती है, जब कठोर जल को जियोलाइट क्या है, वो है सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट का एक मिश्रण होता है, उसको बोलते हैं जियोलाइट। तो जियोलाइट अधिशोषक में से प्रभावित किया जाता है। उसमें क्या होगा, कठोर जल किसके कारण होती है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन के कारण होती है कठोर जल। तो वो उस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का जियोलाइट के द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है और इनके स्थान पर समान संख्या में सोडियम आयन आ जाते हैं। इस तरह कठोर जल मृदु हो जाता है। इसके अलावा और भी जो आयन विनिमय रेजिन द्वारा भी जल में उपस्थित आयनों को हम लोग अधिशोषित कर सकते हैं। तो अधिशोषित करने के बाद जल का क्या होता है, डीआयोनाइजेशन हो जाता है। जैसे कि आयन विनिमय रेजिन में उपस्थित, जैसे देखिए ये मैं बता रही हूँ, ये COOH है ना,
ये एक एसिड का ग्रुप है, या NH2 एमीन का ग्रुप है, या SO3H है सल्फोनिक ग्रुप है, ये आदि आयनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अधिशोषण कर लेंगे। इस गुण का उपयोग करके हम लोग कठोर जल को मृदु बना सकते हैं। तो आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बताएं, आप ऊपर का 4 लाइन भी बोलेंगे तो भी आपका आंसर एकदम सही है, फुल मार्क्स मिलेगा। उसके बाद देखेंगे चीनी को रंगहीन करने में हम लोग चीनी कहाँ से प्राप्त करते हैं, गन्ने से। गन्ने के रस से क्या प्राप्त होती है, गुड़। लेकिन गुड़ किस रंग का होता है, थोड़ा सा रेडिश तो नहीं होता है, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन टाइप का होता है। गुड़ का रंग आप सब जानते हैं, लेकिन जब हम उसी में से चीनी बार कर निकालते हैं तो वो वाइट होता है ना। तो उसको जो रंगहीन किया जाता है, उस चीनी को कलरलेस करने के लिए, यानी कलरलेस कैसे करेंगे, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसको कलर देता है। उस कलर को हटाने के लिए, उसकी अशुद्धियों को हम लोग कोई क्या बोलते हैं, एनिमल चारकोल यानी जंतु चारकोल के द्वारा उसको अधिशोषण करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो चीनी को कभी कभी एग्जाम्पल पे पूछते हैं चीनी को रंगहीन कैसे करते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा, है ना। रंगहीन जो जंतु चारकोल के द्वारा उसको रंगहीन किया जाता है। उसके बाद आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी द्वारा भी किसी मिश्रण को, और क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, उसमें कई प्रकार के अवयव मिले हुए रहते हैं, है ना। तो कई प्रकार के अवयवों को जब हम लोगों को अलग करना है, जैसे मान लीजिए तेल है, घी है, दूध है, बटर है ना, इन सबको यदि अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक्करण अधिशोषण क्षमता में अंतर के आधार पर ही किया जाता है। यानी क्रोमेटोग्राफी का जो पेपर आता है उसमें ये मिला हुआ रहता है, जो कि चीज़ों को अलग करने में मदद करता है। फिर होता है अक्रिय गैसों का पृथक्करण। अक्रिय गैस क्या है, आपका अक्रिय गैस होता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेनन होता है। इनको भी यदि आप लोग अलग करना चाहें तो इस मतलब ये अक्रिय गैसों के मिश्रण को डेबर विधि के सिद्धांत के आधार पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकृत चारकोल का भिन्न भिन्न तापक्रम पर अलग अलग अक्रिय गैसों का अधिशोषण कर सकता है। उसके बाद आता है अधिशोषण सूचकों में। सूचकों में मतलब क्या होता है, जो हम लोग ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए अधिशोषण सूचक, रुकिए मैं फिर से थोड़ा सा वो करती हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ आपको धीरे धीरे। हाँ ये देखिए, बस इतना हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अवक्षेपण अनुमापनों में मतलब जो टाइट्रेशन होता है, अधिशोषण सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इयोसिन सूचक की उपस्थिति में जो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का KBr विलयन के साथ हम लोग अनुमापन कर सकते हैं। मतलब ये तो अभी उतना हम लोग का टाइट्रेशन में मतलब उतना नहीं है, फिर भी हम उसके कुछ हायर लेवल में यदि हम लोग कुछ अनुमापन करना चाहें तो इसकी विधि से हम लोग अनुमापन भी कर सकते हैं। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ था। इसके अलावा आप लोग और भी बता सकते हैं कपड़ों की रंगाई में। जैसे कि हम लोगों का कपड़ा धागा, जैसे सूती का कपड़ा हो गया, कोई भी रंग हो गया, उसके कॉटन का कलर क्या होता है, वाइट होता है। लेकिन हम लोग जो कपड़ा खरीदते हैं वो कई कलर में मिलता है ना। तो कपड़ों की कलर करने में, रंगाई में उत्प्रेरक के रूप में ये काम करता है। उत्प्रेरक मतलब जो उसकी क्रिया के दर को बढ़ा देता है ना। अभी मैं बताऊंगी उत्प्रेरक क्या है। तो उसमें उसका प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, वो जो कपड़े के जो रंगाई में उत्प्रेरक का जो रूप में वो यूज़ करेंगे, प्रयोग करते हैं, तो वो अधिशोषण की क्रिया के द्वारा, अधिशोषण क्रिया के द्वारा जो कलर है, कलर को अपने पृष्ठों पर वो सोख लेता है, अधिशोषण कर लेता है, और कपड़ों पर आसानी से कोई भी रंग आप चढ़ा सकते हैं। और फिर है कोई भी हमारी बीमारियों के उपचार करने में, जैसे कि कुछ बीमारी में हम लोग क्या देते हैं, डॉक्टर तो दवा देते हैं, हम सब जानते हैं कि
दवा है। तो कुछ औषधियाँ क्या करते हैं, जब हम उसको लेते हैं टैबलेट के रूप में या सिरप के रूप में लेते हैं, तो वह क्या करता है, वो कीटाणुओं को अधिशोषित कर लेते हैं, यानी हमारे अंदर जो भी जर्म्स है उसको वो अधिशोषण कर लेता है और अधिशोषण करके उसको वो समाप्त कर लेता है। फिर तीसरा हो गया, 12 पॉइंट हो गया झाग उत्प्लावन विधि में। झाग उत्प्लावन विधि में हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इस विधि में सल्फाइड अयस्कों से सिलिका व अन्य अशुद्धियों को भी अलग करने के लिए चीड़ के तेल का व झाग उत्पादक का उपयोग करते हैं। इसमें किसका उपयोग करते हैं, चीड़ का तेल का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया कुछ मेन पॉइंट्स। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन इतना बहुत है आप लोगों के लिए जानकारी के लिए। ठीक, अभी मैं बताई थी एक शब्द उत्प्रेरक। हाँ, तो अभी हम उस पर आते हैं। उत्प्रेरण से है क्या है उसको हम समझते हैं, फिर उत्प्रेरक। उत्प्रेरण क्या है कि वर्जिलियस की एक वैज्ञानिक 1835 में बताया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, शामिल हुए बिना ही इसकी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है ना। तो ऐसे पदार्थ को हम बोलेंगे, ऐसे पदार्थ की घटना को हम बोलेंगे उत्प्रेरक, और वो पदार्थ जो इसमें भाग लेता है उसको हम बोलेंगे उत्प्रेरक, है ना। तो क्या हो गया, ऐसे कौन से पदार्थ है उसको हम बताते हैं। तो पहले मैं बता दूं, उसके बाद 1835 के बाद ओस्टवाल्ड ने 1895 में बताया, उसका एक डेफिनेशन दिए। डेफिनेशन ये दिए, रुकिए मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए, थोड़ा सा इतना ही आएगा, इससे बड़ा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इतना ही ठीक है। तो उसने बताया वो पदार्थ जो किसे, देखिए, वो पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है, किंतु परिवर्तित का मतलब या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, लेकिन खुद परिवर्तन नहीं होगा। ना तो उसकी भार में परिवर्तन होगा, ना ही उसकी संगठन में परिवर्तन होगा। संगठन मतलब जिन जिन चीज़ों से मिलकर के वो बना है ना, तो उसको हम बोलेंगे, उससे उत्प्रेरक एवं उसकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर में परिवर्तन होने को हम कहते हैं उत्प्रेरण, यानी इस घटना को हम बोलेंगे उत्प्रेरण। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण लिया है पोटेशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है KClO3। हाँ, ये देखिए, ये KClO3। ये KClO3 को यदि हम लोगों को तोड़ना है, यानी अपघटन करना है, तोड़ना को क्या बोलते हैं, अपघटन करना, तो हम उसको क्या करेंगे, गरम करेंगे। तोड़ना है तो गरम करेंगे ना। लेकिन जब उसको हम गरम करते हैं तो उसका जो टूटना, विघटन बहुत ही धीरे धीरे होता है ना। और उसका ताप कितना चाहिए, 653 से 873 के बीच का ताप उनको देना पड़ेगा, तब जाके KClO3 धीरे धीरे टूटेगा। लेकिन यदि हम इसमें अल्प मात्रा में MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलाकर गर्म करते हैं तो वो उससे कम ताप पर ही टूटने लगेगा। तो कम ताप कितना होगा, पहले लग रहा था 653 से 873, अब लग रहा है 473 से 633। तो सोचिए कितना कम ताप पर वो टूट गया, यानी हमारा तापक्रम तो बढ़ गया ना। यानी क्या हुआ, हमारा जो खर्चा था, वो ताप बढ़ाने का जो खर्चा था वो तो क्या हो गया, कम हो गया। रुकिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट। हमारे घर की लाइट चली गई है, मैं थोड़ा सा, नहीं लाइट बगैर भी दिख रहा है। चलिए हम लोग ऐसे ही आप लोगों को दिखाते हैं। मेरे घर की लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो में इंटरप्ट हो गया, मतलब बीच में थोड़ा बाधा उत्पन्न हो गया। तो हमारा थोड़ा सा ही बचा है, हम उसको थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं।
तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। हमने ये बताया था कि उत्प्रेरक वो होता है कि जो स्वयं रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन रासायनिक क्रिया के दर को या तो बढ़ा देता है या फिर उसको घटा देता है ना। तो हमने एग्जाम्पल से बता रहे थे KClO3 का। तो KClO3 ऐसे में टूटने में अधिक टेम्परेचर लग रहा था, लेकिन जब हम इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो वो कम ताप पर ही टूटने लगता है। टूट करके क्या बनाता है, KCl बनाता है और ऑक्सीजन गैस देता है। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया। चूँकि ये क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। क्यों? क्योंकि ये MnA2 मिलाने से शीघ्रता से वो टूटने लगा और ताप भी कम लगा। ठीक, इसी तरह से एक और उत्प्रेरक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हम लिए हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है सामान्य अवस्था में अपघटित होकर क्या बनाता है, जल और ऑक्सीजन देता है। किंतु यदि हम इसको फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में यदि क्रिया को मतलब अपघटन करते हैं तो क्रिया क्या हो जाती है, बहुत ही धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है। यहाँ फास्फोरिक अम्ल क्या कर रहा है, उसकी जो अपघटन की क्रिया को कम कर दे रहा है, यानी धीमी कर दे रहा है। इसलिए इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट भी दो प्रकार की हो गई, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट वो जो अपघटन की यानी जो टूटने की क्रिया है उसको वो धीमी कर देता है। तो ये हो गया, हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ लिए, एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ लिए। तो आप लोग इसको पढ़िए। मेरा वीडियो में थोड़ा सा लाइट चली जाने के कारण डिस्टर्बेंस आ गया, उसके लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग मी एंड मेक योर नोट्स इन योर कॉपी।